नमस्कार फ्रेंड। आज हम लोग डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत एपिलेप्सी, जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी का एक रीज़न है, प्रमस्कीय पक्षाघात। तो अक्सर प्रमस्कीय पक्षाघात वाले जो अधिक प्रभावित व्यक्ति हैं उनमें एपिलेप्सी के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गंभीर मानसिक द्वारा ग्रस्त दृष्टिबाधित बालक, जिसमें हम उसकी कॉन्सेप्ट, अवधारणा, शैक्षिक समस्याएं और शैक्षिक रणनीतियां जो हैं क्या होंगी के बारे में डिस्कस करेंगे। एपिलेप्सी मिर्गी गंभीर जप्ती विकार या अपस्मार एक तंत्रिका तंत्री विकार है जिसमें रोगी को बार बार दौरे पड़ते हैं। अपस्मार एक जप्ती विकार है जिसमें जो रोगी है उसको बार बार क्या पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं। इसमें बेसिक जो मिर्गी है इसमें होता क्या है कि जो प्रमस्कीय पक्षाघात है उसके कुछ गंभीर जो केसेस होते हैं, गंभीर प्रकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति या ऐसे बच्चे जिनके मस्तिष्क का जो सेरेब्रल पार्ट होता है, सेरेब्रल पार्ट जो होगा वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, या फिर ये कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में असामान्यता आ जाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में असामान्यता आ जाती है। ऐसी स्थिति को ही क्या बोला जाता है, मिर्गी कहा जाता है। मिर्गी की डेफिनेशन जो अमेरिकन एपिलेप्सी फाउंडेशन के अकॉर्डिंग दी गई उसमें कहा गया कि मिर्गी एक शारीरिक अवस्था है जो उस समय उत्पन्न होती है जब मस्तिष्क के कार्य में अचानक परिवर्तन होता है और मस्तिष्क की कोशिकाएं जो ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती हैं, जिससे व्यक्ति के क्रियाकलाप, जो भी क्रियाकलाप हैं, कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और ऐसी अवस्था को ही क्या कहा जाता है, मिर्गी कहा जाता है, एपिलेप्सी कहा जाता है। अगर एपिलेप्सी के सामान्यता लक्षणों की बात की जाए तो उसमें हमें बेसिक देखने को मिलता है, जैसे बेहोशी आना, हाथ पांव झटकना या उसको मूव करना, ऐसी चीज़ें, ज़मीन पे अचानक से गिर पड़ना, ये सारी चीज़ें इन व्यक्तियों में देखने को मिल जाती हैं। अगर एपिलेप्सी के बीमार लोगों की बात की जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड, विश्व भर में लगभग 5 करोड़ लोग हैं, लगभग 5 करोड़ लोग हैं जो कहीं ना कहीं 5 करोड़ लोग हैं जो कहीं ना कहीं क्या एपिलेप्सी से ग्रसित हैं, एपिलेप्सी से प्रभावित हैं। जबकि अगर सिर्फ हम भारत की बात करें, सिर्फ अगर भारत की बात की जाए तो सिर्फ भारत में इनकी संख्या लगभग 1 करोड़ के करीब है। 1 करोड़ के करीब भारत में एपिलेप्सी लोगों की संख्या है। अगर एपिलेप्सी डे की बात की जाए तो विश्व मिर्गी दिवस जो है पूरे संसार में 17 नवंबर को इसे मनाया जाता है। इसको मनाने का मेन पर्पज ये है कि लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, जिससे वो इन समस्याओं का निराकरण स्वयं से और समाज के लिए लाभान्वित रूप से कर सकें। मिर्गी के प्रकार, टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी। टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी में हम उसके 4 टाइप देखते हैं। एक तो है ग्रैंड माल और ग्रेट इलनेस, ग्रैंड माल और ग्रेट इलनेस, जिसे तीव्र प्रारूप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीव्र प्रारूप, इसे
तीव्र प्रारूप हिंदी में बोला जाता है। फर्स्ट क्या है, ग्रैंड माल या तीव्र प्रारूप। एपिलेप्सी का जो सेकंड टाइप्स है वो है पेटेंट माल। पेटेंट माल और सिंपल इलनेस। पेटेंट माल और सिंपल इलनेस, इसको साधारण प्रारूप कहा जाता है। साधारण प्रारूप, इसको साधारण प्रारूप कहा जाता है। इसमें जो प्रभाव होगा वो ग्रैंड माल और ग्रेटर इलनेस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। थर्ड वन है जैक्सन टाइप। जो जैक्सोनियन टाइप्स है, जैक्सोनियन टाइप्स में जो प्रभाव होगा वो ग्रैंड माल और ग्रेट पेटिट माल से संबंधित होता है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। और फोर्थ वन है मनोगतिक प्रारूप, जिसको बोला जाता है साइकोडायनेमिक। साइकोडायनेमिक, इसको बोलते हैं साइकोडायनेमिक। तो इसके 4 प्रकार हैं। फर्स्ट है ग्रैंड माल और ग्रेट इलनेस, सेकंड पेटेंट माल और सिंपल इलनेस, थर्ड जैक्सोनियन टाइप्स एंड फोर्थ और लास्ट आपका है साइकोडायनेमिक टाइप्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रैंड माल और ग्रेटर इलनेस। ग्रैंड माल और ग्रेटर इलनेस, इसमें क्या होगा, जो इसमें प्रभाव देखने को मिलता है, यह ग्रैंड माल और ग्रेटर इलनेस सबसे ज्यादा प्रचलित एपिलेप्सी टाइप्स है। मतलब ज्यादातर लोगों में जो एपिलेप्सी का कारण है वो ग्रैंड माल और ग्रेटर इलनेस टाइप्स ही है। इसमें प्रायः लगभग आपको 60% व्यक्ति होते हैं जो इससे प्रभावित मिल जाते हैं, इससे प्रभावित होते हैं। इतना का हास हो जाता है, मतलब कोई भी चीज होती है जिसको हम भूल जाते हैं जब इस तरह का झटका व्यक्ति को लगता है। और बेसिक अगर इसकी बात करें तो इसमें जो जबड़ा होता है व्यक्ति का वो सख्त हो जाता है, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, ये सारी चीजें। और व्यक्ति जब जमीन पर गिरता है तो वो फड़फड़ाने लगता है। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस जो ग्रैंड माल है, क्योंकि ये सबसे प्रभावी और सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड लोग हैं इसी से होते हैं, तो इसमें जब व्यक्ति को दौरे आते हैं लगभग 1 मिनट तक के दौरे इसमें देखने को मिलते हैं, जिससे व्यक्ति के मुंह से तेज झाग आना भी प्रारंभ हो जाता है। सेकंड आपका है वो है पेटेंट माल। जो पेटेंट माल है, पेटेंट माल सिंपल इलनेस जिसको बोला जाता है। सिंपल इलनेस में जो मिर्गी का टाइप्स है, इसमें रोगी पूर्णतया मूर्छित नहीं होता है, मतलब जो दौरे होते हैं वो आंशिक दौरे आते हैं, छोटे छोटे झटके आते हैं। जैसे कभी कभी व्यक्ति अवाक सा हो जाता है, वो देखता रहता है बट आपको लगता है वो देख रहा है, लेकिन उसकी जो चेतना होती है वो शून्य हो जाती है ऐसी स्थिति में। और ऐसी स्थिति में सामने वाले के साथ साथ जो व्यक्ति जो प्रभावित है उस व्यक्ति को भी इसके बारे में कुछ विशेष पता नहीं चलता, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड सेकंडों का होता है। सेकंडों का टाइम पीरियड इसमें देखने को मिलता है। और इसमें जो अनैच्छिक पेशीय संकुचन होता है वो भी देखने को मिलता है। जैसे जो अनैच्छिक पेशियां हमारी होती हैं, जैसे पलकों का झपकना, तो पलकों का जो झपकना होता है वो असामान्य हो जाता है। ऐसे एक फिक्स रेशियो होता है जिसमें पलकें झपकती हैं, लेकिन जब इस तरह के व्यक्ति को पेटेंट माल के झटके आते हैं मिर्गी टाइप में, तो व्यक्ति की जो पलकें होती हैं वो तेज तेज झपकने लगती हैं। ऐसी स्थिति किसमें पाई जाती है, पेटेंट माल और सिंपल इलनेस में। थर्ड है जैक्सोनियन टाइप्स। जैक्सोनियन टाइप जो कि स्नायु वैज्ञानिक एच जैक्सन ने इसकी खोज की थी, इसी कारण इसको जैक्सोनियन टाइप्स भी इसका नाम दिया गया है। यह है क्या, जैसे मैंने पहले आपसे बताया था, यह ग्रैंड माल दौरे का ही संशोधित प्रारूप है। उसी का एक संशोधित प्रारूप है जो फर्स्ट वाले में ग्रैंड माल में मीन्स यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, इसी का क्या है, एक संशोधित प्रारूप है। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति को जो दौरे आते हैं वो
किसी एक अंग से प्रारंभ होते हैं, किसी पार्टिकुलर किसी एक अंग से प्रारंभ होते हैं और वो वहां से प्रारंभ होकर के पूरे शरीर में क्या हो जाते हैं, फैल जाता है। मतलब जो उसका सेंटर पॉइंट होगा एपिलेप्सी का किसमें, जैक्सोनियन में, उसमें व्यक्ति को किसी एक पार्ट में स्टार्ट होता है और वो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो पेशी कंपन है या ऐंठन जो होती है वह और उसकी जो संवेदनाएं होती हैं वो शून्य स्थिति में चली जाती हैं, शून्य हो जाती हैं। जैसे हाथों को हिलाना या मूव करना, पैरों को हिलाना, चलना, इस तरह की जो गतिविधियां होंगी वो क्या हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं। के साथ साथ जो हमारी बॉडी होती है उसमें झंझनाहट भी उत्पन्न होने लगती है। इसके बाद में फोर्थ और लास्ट टाइप हमारा है वो है साइकोडायनेमिक। इसमें देखें तो ज्यादातर इसमें विचलनशीलता पाई जाती है। विचलनशीलता इसका एक बेसिक कैरेक्टर है। इसके साथ साथ अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो यह कुछ सेकंडों के लिए ही व्यक्ति में आता है, कुछ सेकंड होते हैं, मिनट नहीं, कुछ सेकंड के लिए ही व्यक्ति में इसके झटके देखने को मिलते हैं। अगर इसके प्रभाव की बात करें तो इससे प्रभावित रोगियों में यह अवस्था 1-2 दिन तक विद्यमान रहती है। मतलब अगर झटके पड़ते हैं, मिर्गी के झटके आते हैं तो व्यक्ति में 1 या 2 दिन के लिए ये प्रभाव देखने को मिलता है, वो लगातार देखने को मिल जाता है। लगातार मीन्स क्या है कि अगर अभी आया है, हो सकता है कुछ टाइम बाद फिर आ जाए, कुछ घंटों के बाद में आ जाए, वो एक कहीं ना कहीं 1-2 दिन तक इस तरह के झटके महसूस होते रहते हैं। कब, जब साइकोडायनेमिक टाइप्स होगा। कारण, अगर इनके कारण देखा जाए तो कारणों में 3 कारण बेसिक इसमें देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति में मिर्गी की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक तो फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर देखने को मिलते हैं, या फिर सेकंड आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर देखने को मिलते हैं जो कि ब्रेन से प्रभावित होंगे, और तीसरा और लास्ट जो होता है वो होते हैं सोशियोलॉजिकल फैक्टर। देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हमने बताया बायोलॉजिकल फैक्टर, सेकंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, और थर्ड एंड लास्ट वन आपका है सोशियोलॉजिकल फैक्टर। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं उत्तरदायी होते हैं किसके लिए, मिर्गी के लिए, एपिलेप्सी के लिए ये क्या हो जाते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अगर जैविक कारकों की बात करें, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो बायोलॉजिकल फैक्टर में अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत सारे इस पर अध्ययन हुए, उन अध्ययनों के आधार पर कहा गया कि जो मिर्गी है उसकी आनुवंशिकता वाले परिवारों में इसकी जो प्रभावित लोगों की संख्या है वो बढ़ जाती है। मतलब 3 गुना घटित होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर मम्मी पापा को मीन जेनेटिक रीजन है तो जेनेटिक रीजन होने के कारण उनसे होने वाली संतानों में 3 गुना ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि उनमें एपिलेप्सी के लक्षण होंगे, जबकि सामान्य परिवारों में अगर देखा जाए तो लगभग 1/3 ही इसका प्रभाव देखने को मिलता है। सेकंड है साइकोलॉजिकल फैक्टर। अगर मनोवैज्ञानिक कारक की बात की जाए तो उसमें जो मस्तिष्क के विकार होते हैं वो मस्तिष्क विकार के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की जो मिर्गी होती है, मिर्गी उत्पन्न होती है। किंतु इसके कुछ गौड़ में सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक जो होंगे, फैक्टर्स हैं, वो भी होते हैं। जैसे अवक्षेपी कारक हो सकते हैं, अवक्षेपी कारक जो उनको प्रभावित करते हैं अनेक प्रकार से, जैसे संवेदी, बौद्धिक, सांवेगिक, उद्दीपक पूर्ववृत्त, ये सारी चीजें जो होती हैं वो व्यक्तियों में जो हम मिर्गी के कारण बोलते हैं वो हो सकते हैं। थर्ड और लास्ट आपका है सोशियोलॉजिकल फैक्टर। सामाजिक कारक की अगर बात करें तो सामाजिक कारकों में अक्सर देखा जाता है कि सामाजिक कारकों में
अक्सर व्यक्तियों का जो सामाजिक स्तर होता है, उस सामाजिक स्तर जो होता है वो कहीं ना कहीं इसके लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि निम्न सामाजिक स्तर वाले व्यक्तियों में इस रोग की घटनाएं अधिक देखने को मिलती हैं। अगर आर्थिक रूप से जो पिछड़े होते हैं उनमें अधिक संवेदी या संवेदनाएं पाई जाती हैं, जिस कारण उनमें इस तरह की चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। वैसे भी सामाजिक मान्यताएं, विश्वास, कलंक, प्रतिबंध, इस प्रकार की समस्याओं को बढ़ावा देना मीन्स जो निम्न आर्थिक स्थिति वाले हैं वहां पर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। शैक्षिक समस्याएं, एजुकेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या आती हैं जब हम एपिलेप्सी बच्चे को डील करते हैं, एपिलेप्सी बच्चों को टीच किया जाता है, तो उस समय कौन कौन सी शैक्षिक समस्याएं होती हैं। जैसे इस तरह की कंडीशन में जब एपिलेप्सी का रीजन होता है, मिर्गी का कारण होता है, तो बच्चा अचानक से खड़े खड़े ही गिर जाता है, जिससे चोटें लग जाती हैं और द्वितीय जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वहां पर क्रिएट हो जाती है, जिस कारण भी बच्चे का जो ड्रॉप आउट होता है वो, या क्लास में टाइम से ना पहुंचना, या कुछ दिनों तक जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो बेसिक जुड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे का एजुकेशनल टास्क होते हैं वो धीरे धीरे पिछड़ते रहते हैं और वो एक समस्या का कारण होता है। अदर क्या है, किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित ना कर पाना, ये भी इनकी प्रॉब्लम्स होती है कि ये कोई भी वस्तु हो उस पर ध्यान केंद्रण नहीं कर पाते, ध्यान केंद्रण की कमी पाई जाती है, क्योंकि झटके आना या द्वितीयक जो समस्याएं उसके कारण उत्पन्न हुई हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। थर्ड है उलझन महसूस करना, क्योंकि जब इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं अक्सर एपिलेप्सी के केसेस में, तो अधिक उलझन होना या गर्मी का माहौल होना, भीड़ होना, ऐसी स्थिति में बच्चे को या व्यक्तियों को एपिलेप्सी के दौरे पड़ना एक सामान्य प्रक्रिया हो जाती है। और अचानक जो शारीरिक स्थिति में परिवर्तन होना मीन्स अचानक दौरे करना भी एक शैक्षिक समस्या है। बच्चा क्लास में बैठा है, अचानक से इसको प्रॉब्लम होती है, जो कि एक समस्या है। टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होंगी, किस प्रकार से हम इनको टीच कर सकते हैं, उसके लिए कुछ शैक्षिक रणनीतियां हैं, जैसे छोटी कक्षाएं, स्मॉल क्लास हमको करनी है। छोटी कक्षाओं से तात्पर्य है कि जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को आपको छोटा रखना है। लॉन्ग क्लासेस होंगी जिसमें क्या होगा, बच्चा परेशान होगा, ज़्यादा टाइम तक बैठेगा, जिसके कारण उसको शारीरिक समस्याएं जैसे उलझन होना, बेचैनी होना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि एक समस्या होगी। इसलिए कक्षाएं जो हों वो क्या हों, छोटी कक्षाओं का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड है व्यक्तिगत शिक्षा, इंडिविजुअल एजुकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों की हमने पहले ही कहा कि द्वितीयक समस्याएं होती हैं के कारण वो कैरिकुलम को टाइम टू टाइम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या कुछ वजहों से उनका कैरिकुलम जो होता है वो पीछे हो जाता है, जिस कारण व्यक्ति को इंडिविजुअल देखरेख की जरूरत होती है कि टीचर उनकी समस्याओं को समझ करके, देख करके उनको जो चीज़ें छूटी हैं उन्हें पुनः टीच करने का प्रयास करें, उनको पुनः उस कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास किया जाए। इसलिए व्यक्तिगत एजुकेशन जो है, व्यक्तिगत शिक्षा जो है वो इनके लिए प्रभावी होती है। थर्ड है खेल के द्वारा शिक्षा, मीन्स प्लेबे मेथड इनके लिए ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि बच्चे को अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ पर उसको प्रेशर होता है, जहाँ पर उसको बेचैनी होती है, जहाँ पर उसको उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, ऐसी सिचुएशन में बेचैनी होना, इस तरह की चीज़ें होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है। और उस दौरान ज़रूरी है कि बच्चे को प्लेबे मेथड द्वारा, खेल खेल द्वारा चीज़ों को बताया जाए, एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को सिखाया जाए, जिससे क्या होगा, उनमें इस तरह की समस्याएं भी कम उत्पन्न होंगी, साथ ही साथ जो उनकी लर्निंग होगी वो लॉन्ग टर्म में होगी। फोर्थ और लास्ट है शांत वातावरण, जो भी इन्वायरमेंट है वो शांत इन्वायरमेंट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा शोर शराबा, फैक्ट्रियों वाली स्थिति, या फिर क्लासेज में कंट्रोल, इस तरह की चीज़ें हैं जो उनको बेसिक ध्यान रखना चाहिए। वातावरण जो हो, इन्वायरमेंट जो भी हम दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए, शांत इन्वायरमेंट होना चाहिए। उपचार की अगर बात करें तो उपचार के लिए अगर देखा जाए
तो जो मिर्गी वाले अक्सर व्यक्ति होते हैं उनके लिए फिनोबार्बिटल जो है उसके उपयोग से कुछ सफलताएं प्राप्त हुई हैं। मीन्स फिनोबार्बिटल जो है वह उससे जो औषधियां संचय की गई हैं, बनाई गई हैं, जिसके संबंध में कुछ औषधियां हैं जैसे डिलैटिन, डिलैटिन एक औषधि है जिसकी खोज की गई, और ये जो पेटिट माल की बात की जाती है, पेटिट माल के से जो प्रभावित व्यक्ति हैं उन पर यह काफ़ी अच्छा वर्क करती है। मीन्स अगर पेटिट माल वाले व्यक्तियों को जो इससे प्रभावित हैं उनको अगर ये औषधि दी जाती है तो अक्सर चांस होता है कि उनमें सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा फेनोरून एक औषधि है, टेबलेट है, जिसका प्रयोग अक्सर हम ग्रांट टाइप के जो लोग हैं एपिलेप्सी से ग्रसित उनके ट्रीटमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जब ये दवाएं व्यक्ति को पार्टिकुलर कुछ व्यक्तियों को सूट नहीं करती हैं। ऐसी कंडीशन में आज के दौर में जो शल्य चिकित्सा है उस पर भी सफलताएं पाई गई हैं, उनको भी सफलतापूर्वक रिसर्च किया गया है, तो वो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि उनके लिए उपयोगी होता है। के साथ साथ अगर हम प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की बात करें, तो हमें इस तरह की अगर स्थितियां हमारे सामने उत्पन्न होती हैं कभी भी, तो हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए सदैव जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति की देखरेख प्रमुख होती है। उस व्यक्ति की क्या करना है, देखरेख हमको करनी है उस व्यक्ति की, जिससे क्या होगा, आप उसकी देखरेख, जैसे अगर किसी व्यक्ति को आपके सामने झटके आते हैं तो पहली बात तो उसे एक सिंपल सरफेस पर लिटाने का प्रयास करें जो कि थोड़ा मुलायम हो, वहां पर लिटाएं। और किसी भी तरह का ट्रीटमेंट जैसे तलवे रगड़ना, मालिश करना, इस प्रकार की मांसपेशी जो ट्रीटमेंट होता है ये उसको देने का प्रयास ना करें, बल्कि जो झटके आ रहे हैं ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को एक करवट लिटा दीजिए। अगर उसके फेस में जैसे ग्रेटेड माल में होता है, अगर फॉग आ रहा है तो उसे रूमाल वगैरह से उसको वहां से पोंछ दें और भीड़ ना लगाएं, खुला इन्वायरमेंट दें जिससे वो सांस लेगा, और 1-2 मिनट की सिचुएशन के बाद में उसकी कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी, और तब जा करके उसे एक सिंपल सरफेस पे लिटा दें और तब तक उसको सामान्य रूप से लेटा रहने दें जब तक वो उसकी टोटल बॉडी एक सामान्य स्थिति में नहीं आ जाती। ऐसी स्थिति में डरने की या बहुत ज़्यादा जो द्वितीयक चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों को चप्पल सुंघाना या प्याज सुंघाना, इस तरह की जो द्वितीयक चीज़ें होती जो करते हैं, जो कि एक अपवाद है, बाउंडर है, कोई मतलब नहीं होता है इनका। आपको सिंपली वहां पर कुछ नहीं करना है, उसको जो फर्स्ट एड है बच्चे को एक सिंपल सरफेस पे लिटा देना, एक करवट लिटा देना। अगर उसके चेहरे पे मुंह से फाग आ रही है तो उस फाग को हटाते रहना, भीड़ ना कलेक्ट करें, सामान्य रूप से ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पर बढ़िया एयर आ सकती है वो उसके लिए एक बेहतरीन वातावरण होगा, और वहां पर उसको तब तक आसानी के साथ में लेटा रहने दें, जगाने या इस तरह के प्रयास ना करें, क्योंकि टाइम लग सकता है, कभी हो सकता है कभी कभी झटके आने के बाद व्यक्ति को 30 मिनट 25 मिनट 5 मिनट की नींद आ जाती है, तो वहां पर उसका ऐसा नहीं है कि बहुत हिलाना डुलाना और फिर उसको जगाना, ऐसी स्थितियां ना करें।